नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी को समास बताऊंगा और समास एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आप लोग अंत तक जरूर देखें और यकीन मानिए, अगर आप टाइम दे रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह से कभी नहीं पढ़े होंगे और ये कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले समास समास जान लेते हैं क्या है। जो भी इसमें टैक्स है ना, वो काफ़ी आसान है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो जो भी टैक्स होगा उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द जब मिलता है ना, और जब नए शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास का अर्थ होता है छोटा। समास का अर्थ क्या होता है, छोटा। आपसे दो ऑब्जेक्टिव इसमें बन गया कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या होता है, छोटा होता है। तो आप ये समझ जाइए कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समझ गए ना। जैसे हम दो या दो से अधिक शब्द जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है, उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है ना। समास का अर्थ क्या होता है, छोटा। जैसे आप पढ़ते हैं 10 है आनंद जिसका, इसको एक छोटा शब्द हुआ दशानन। क्या हुआ, दशानन, जिसमें बहुत सारे शब्द मिलकर बना है। 10 है आनंद जिसके, आपको पता है ना, 4 शब्द है, लेकिन इस सबको मिलाकर एक शब्द बना है दशानन। तो यही क्या हो गया, समास हो गया। तो समझ गए ना समास क्या हो गया। समास का अर्थ क्या होता है, छोटा होता है। समास का अर्थ क्या होता है, छोटा होता है। चलिए अब समास का भेद देखते हैं। बिल्कुल आप सब्र करके रहिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस तरह से आप कभी नहीं पढ़िएगा, और यकीन मानिए आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप कभी नहीं भूलिएगा और किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते बना लीजिएगा। ठीक है ना। मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, उसका आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन रहेगा उस तरह के, ये सब बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिए और लास्ट तक जुड़िएगा। एक बात और मैं बताऊंगा कि समास में कुछ चीज़ कॉमन होता है जो कैसे आपको पता करना है। तो चलिए, समास का भेद तो आपको पता होना चाहिए। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। समास के कितने भेद होते हैं, याद रखिए 6 भेद होते हैं। हमेशा क्वेश्चन इससे आता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो 6, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहु यानी तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है ना। तो समझ गए ना समास के कितने भेद होते हैं, सही 6 होते हैं। द्वंद्व, यहाँ द्वंद्व भी होगा, ठीक है ना, इस तरह से द्वंद्व समास। ठीक है। तो अब देखिए बारी बारी से हम समझते हैं, उसका तरीका भी समझेंगे, उसका परिभाषा भी एक देखेंगे। और जो भी परिभाषा होगा बिल्कुल आसान होगा, आप एक बार में समझ में आएगा। क्योंकि परिभाषा इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, अव्ययीभाव समास क्या है। इस समास में पहला पद अव्यय हो, मतलब हो, और इसका पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है। यानी इस समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, और इसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इस समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय। अव्यय क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अव्यय क्या है। क्योंकि जिस बच्चा को अगर अव्यय नहीं समझ में आएगा उसको ये अव्ययीभाव समास नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, वैसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष, लिंग जानते हैं हिंदी व्याकरण में, वचन जानते हैं, पुरुष जानते हैं, काल जानते हैं, तो इसके अनुसार किसी शब्द में कोई परिवर्तन न हो। यानी वैसे शब्द को कोई परिवर्तन न हो, चाहे कोई लिंग रहे, चाहे कोई वचन रहे, चाहे कोई पुरुष रहे, चाहे भविष्य काल रहे, वर्तमान काल रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है ना। तो वैसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास में यही है कि जो इसका प्रथम पद होता है, यानी जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है ना। तो वही अव्ययीभाव समास है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा हूँ।
कि अव्ययी भाव समास क्या है। समझ गए ना। इस शब्द में कौन पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद अव्यय होता है और पहला पद प्रधान भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे प्रधान का अर्थ क्या हुआ? यहाँ बहुत सारे बच्चे प्रधान में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रधान, देखिए प्रधान हुआ जिस पद पर अधिक बल पड़ता है, ठीक है ना, उसी को हम प्रधान कहते हैं। जिस पर अधिक बल पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। तब अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है? मतलब प्रधान होता है। प्रथम की जगह आपको एग्जाम में पूर्व पद भी रहेगा तो आप समझ जाइएगा, पूर्व मतलब पहले, पहले मतलब प्रथम, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए यथा समय, यथा, यथा क्या है? अव्यय है। यथा के कभी भी रूप चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी लिंग वचन पुरुष कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, चेंज नहीं होगा। तो यथा समय यानी समय के अनुसार, यानी इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? समय के अनुसार। तो अगर इस तरह से अगर नहीं समझ में आया तो उसको विग्रह करके देख लीजिएगा, और विग्रह करके देखिएगा तो ज़्यादातर के अनुसार ये सब आता है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। या आप ये याद रख लीजिए ना कि जिसके पहले पद क्या हो? अव्यय हो। तो अव्यय जान गए ना कि जिसके लिंग रूप आ, जब, जब, तब, यथा और तथा, ये सब के प्रति, ये सब क्या है? ये सब अव्यय है। तो अगर ये शुरू में रहे तो क्या है? अव्ययी भाव समास है। समझ गए ना। चलिए, और एक चीज और मैं बता देता हूँ, विग्रह, यानी विग्रह करके देख लीजिएगा तो इस तरह से आएगा, यथा समय, समय के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार। विग्रह किसे कहते हैं? एक चीज समझ जाइए, समास विग्रह, दो या दो से अधिक मिले हुए पद को अलग करना। आप पढ़े कि समास में यानी दो पदों का मेल होता है, लेकिन हम इसको फिर अलग कर देंगे। जैसे यथ समय के अनुसार, इस सब मिलकर यथा समय बना था, तो यह हो गया इसका विग्रह, यह हो गया, इसको बोलते हैं समस्त पद, यानी पूरा पद। क्या बोलते हैं? पूरा पद, ठीक है। तो समझ गए ना, समास विग्रह भी क्या है? दो या दो से अधिक मिले हुए पद को क्या अलग करना, क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। और एक चीज समझ जाइए, अव्ययी भाव समास में तो समझ गए ना कि जिसका प्रथम पद अव्यय हो। दूसरा है कि एक चीज याद रखिएगा, जो शब्द दोहराए वो अव्ययी भाव समास है। जैसे यहाँ देखिए, जो अगर दोहरा रहा है, साफ साफ, बिल्कुल साफ, रातों रात, रात ही में, रात में, समझ गए ना। तो ये क्या है? ये अव्ययी भाव, दिनों दिन, रातों रात, साफ साफ, ये सब क्या है? ये सब अव्ययी भाव समास, यानी दोहरा रहा है। समझ गए ना। तो इस तरह के कोई शब्द रहे तो वो भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो समझ गए ना, जो शब्द दोहराए वो भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो अब समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास क्या है। तो चलिए अब हम सेकेंड समास को देखते हैं। सेकेंड है क्रमधारय समास। क्या होता है? क्रमधारय समास। अब देखिए, इसको जानते हैं कि क्रमधारय समास क्या है। आप देखते रहिए अंत तक, बिल्कुल मजा आएगा और बिल्कुल समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए, जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो, प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष्य है, उसे हम क्रमधारय समास कहते हैं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम को विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या कहते हैं? विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिस शब्द को विशेषता बताया जाता है वह है विशेष्य, ठीक है ना। वो क्या है? विशेष्य है। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम पद विशेषण हो और अंतिम पद यानी अंतिम यानी बाद का पद, अंतिम के जगह बाद का भी पद रहेगा, वह विशेष्य हो, तो उसे हम क्रमधारय समास कहते हैं। याद रखिएगा, इस शब्द में अंतिम पद यानी बाद का पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता था, लेकिन इस समास में बाद की यानी अंतिम का पद प्रधान होता है। तो क्या है? विशेषण और विशेष्य। विशेषण समझ गए ना कि जो संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द का विशेषण बताया जाता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द का विशेषता बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, नील कमल, यानी कमल का विशेषता बता रहा है ना कि कमल क्या है? नीला है, ठीक है ना। कमल क्या है? नीला है। तो कमल है विशेष्य और नीला है विशेषण।
तो यही हो गया क्रमधारय समास। समझ में आ गया कि जिस यानी प्रथम पद विशेषण हो और अंतिम पद विशेष्य हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रमधारय समास कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इसको एक और ट्रिक बताता हूं कि जिस शब्द में प्रथम पद दूसरे पद को विशेषता बताए उसे हम क्रमधारय समास कहते हैं। समझ गए ना। अगर प्रथम पद दूसरे पद को यानी अंतिम पद को विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, गाय अंतिम पद है, नील प्रथम पद है, ठीक है ना। तो नील गाय, नीला है जो गाय, यानी अंतिम पद का विशेषता नीला बता रहा है कि गाय कैसी है, तो नीला है। समझे ना। इसका एक ट्रिक और समझ जाइए, जिसको विग्रह करने पर है जो ज्यादातर आता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब समझ जाइएगा क्रमधारय समास है। अगर विग्रह कीजिएगा तो क्या आएगा, है जो, ये ज्यादा आता है, ठीक है ना, अधिकांश क्रमधारय समास में। जैसे लाल मिर्च, यानी मिर्च कैसी है, लाल है, यानी मिर्च की विशेषता लाल बता रहा है तो मिर्च हो गया विशेष्य, लाल हो गया विशेषण। तो समझ गए ना। प्रथम पद अगर दूसरा पद को विशेषता बता रहा है तो लाल यानी वो क्रमधारय समास है। महाराज, महान है जो राजा, यानी राजा की विशेषता बता रहे कि राजा क्या है, महान है। तो ये है जो वाला, ये सब याद रखिएगा। तो समझ गए ना क्रमधारय समास। चलिए अब देखता हूँ द्वंद्व समास। क्या देखता हूँ, द्वंद्व समास। ये ऐसे ही है, थोड़ा टाइपिंग पीडीएफ बनाने में थोड़ा अलग हो जाता है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, देखिए ये अदम आसान है। आसान तो सब है, आप समझिएगा तो देखिए अभी तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें दोनों पद प्रधान होता है। प्रधान के अर्थ बता दिए है कि जिस पर अधिक बल पड़ता है वो क्या है, मतलब उसे हम प्रधान कहते हैं। समझे ना। तो इसमें दोनों पद प्रधान होता है, यानी बल दोनों पर पड़ता है। जैसे दाल रोटी, इसका एक और तरीका बताता हूँ कि इसमें ना जो इस समास रहेगा उसमें बीच में योजक चिन्ह रहेगा। ज्यादातर क्या रहेगा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, हाँ ज्यादातर वो योजक चिन्ह रहता है, ठीक है। एक आध दो है इसमें जो नहीं रहता है, बाकी सब में योजक चिन्ह रहेगा। जैसे दाल रोटी, इसको योजक चिन्ह कहते, याद रखिएगा। दाल रोटी, दाल और रोटी, याद रखिएगा। द्वंद्व समास को विग्रह करने पर क्या आता है, और क्या आता है, और या तथा आए तो समझ जाइएगा वह द्वंद्व समास है। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, माता पिता, माता और पिता, ठीक है ना। गुण दोष, गुण और दोष, भला बुरा, भला और बुरा, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, यानी बीच में सब में क्या था, योजक चिन्ह था। और इसको विग्रह करे तो सब में और आया, तथा भी लिख सकते हैं, नमक तथा मिर्च, ठीक है ना। दाल और रोटी, दाल तथा रोटी, ठीक है ना। तो ये सब है द्वंद्व समास। याद रखिएगा एक ऑब्जेक्टिव इससे भी बनेगा। इसमें दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। चलिए अब देखते हैं अगला समास जो है द्विगु समास। कौन समास है, द्विगु समास। द्विगु समास भी आसान है, आप देख लीजिए, सब आसान है। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप, समझ में क्यों नहीं आएगा, इतना भूल के मैं समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस आप ध्यान से सुनिए और अंत तक देखिए, ठीक है ना। द्विगु समास देखिए सिंपल है। इसमें ना क्या होता है, इसमें पहले पद संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक यानी जिससे संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, और इसके अंतिम पद प्रधान होता है। इसका क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। याद रखिएगा इसमें कौन पद होता है, अंतिम पद, यानी बल जो पड़ेगा अंतिम पद पर पड़ेगा। तो इस समास में, द्विगु समास में कौन पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। और संख्यावाचक यानी जो प्रथम पद हो, संख्यावाचक जिससे संख्या का बोध हो, किसी संख्या 1 2 3 4 5 10 20 100 200 इसका बोध हो, तो ये द्विगु समास है। ध्यान रख लीजिएगा, जब पहला पद संख्यावाचक यानी उससे संख्या का बोध हो रहा है तो वह द्विगु समास है। जैसे चौराहा,
चौ मतलब होता है चार, तो समझ जाइएगा चौराहा कौन सा समास है, द्विगु समास है। अगर इसको विग्रह करेंगे तो चारों राहों का समाहार, यानी समाहार का अर्थ होता है मेल। क्या होता है, यानी चारों रास्ता का मेल, उसे हम चौराहा कहते हैं। तो समझ गए। जैसे अगला है त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह, तीनों लोकों का समूह, यानी त्रिलोक, मतलब तीनों लोकों का समूह होता है। त्रि मतलब तीन हो गया, इधर विग्रह ना आएगा उससे कोई मतलब ना करिए, ऐसे ही करिए। चौ मतलब चार, त्रि मतलब तीन, तो ये है द्विगु समास है। चलिए एक और एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं। पंचवटी, पांचों वटों का समूह, यानी पंच मतलब पांच, तो ये है पांचों वटों का समूह, यानी हो गया पंचवटी, और पंचवटी हो गया द्विगु समास। त्रिफला मतलब तीन, सप्ताह मतलब सात, सात दिनों का समूह, तो ये सब क्या है, ये सब है द्विगु समास। ठीक है, समझ गए, ये सब क्या है, द्विगु समास है। तो समझ गए ना, जिसमें पहला क्या हो, संख्यावाचक हो, जिससे संख्या का बोध हो, समझ गए ना। अगला है बहुब्रीहि समास। कौन समास है, बहुब्रीहि समास। जिस समास के कोई पद प्रधान न होता है, यानी इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी किसी पर बल नहीं होता जो इसमें होगा, और पूरे पूरे यानी समस्त पद, याद रखिएगा समस्त पद समास में इसको कहते हैं समस्त पद, और इसको कहते हैं विग्रह। पूरे यानी जिसमें कोई पद प्रधान न होता है, और पूरे यानी समस्त पद किसी अन्य शब्द का बोध कराता होता है, यानी समस्त पद से किसी अन्य शब्द का बोध होता है। इसमें कोई पद, दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन अन्य शब्द का बोध होता है। जैसे दशानन, दशानन कहिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा माइंड में एक मतलब इमेज, रावण को कहते हैं, तो रावण यानी ये दशानन कौन हो गया, ये हो गया बहुब्रीहि समास। याद रखिएगा जब किसी चीज़ को पढ़िएगा, कोई समास को, उसको पढ़ने के बाद डायरेक्ट मन में किसी दूसरे चीज़ को इमेज आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दस है आनन जिसका, इसमें कोई पद प्रधान नहीं था, यानी यहाँ रावण बन गया। क्या हो गया, रावण, एक अन्य शब्द बन गया जिसको क्या कहते हैं, रावण। अगला है चतुर्भुज, चार है भुजा जिसका, किसको कहते हैं, विष्णु जी को, तो ये चतुर्भुज क्या हो गया, ये हो गया, मैं बता देता हूँ कि बहुब्रीहि समास। ठीक है। लंबोदर, लंबा है ओदर जिसका, यानी लंबा है पेट जिसका, किसको कहते हैं, गणेश जी को, तो समझ जाइएगा इस तरह क्या है, तो कौन है, लंबोदर हो गया बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, क्या हो गया, विष्णु जी। पीला, पित मतलब होता है पीला, पीला है अंबर जिसका, किसको कहते हैं, विष्णु जी को, तो पीताम्बर हो गया क्या, ये हो गया बहुब्रीहि समास। और बताता हूँ पीताम्बर, एक चीज़ बताता हूँ कि और समास है, कुछ समास कॉमन होता है, बाद में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में यही बोला हूँ कि लास्ट में आप देखिएगा जरूर एक चीज़ बताऊंगा। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसका, किसको कहते हैं, विष्णु जी को। नीलाकंठ, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, क्या होता है, नील है कंठ जिसका, शिव जी को। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसका, शिव जी को। तो जो ऐसे समास जिसमें कोई पद प्रधान न हो बल्कि एक अन्य नए शब्द आए का बोध हो, जैसे दशानन कहे तो रावण का बोध हुआ, चतुर्भुज कहे है तो विष्णु का बोध हुआ, लंबोदर कहे तो गणेश जी का बोध हुआ, पीताम्बर कहे तो विष्णु जी का बोध हुआ। और याद रखिए इसमें एक और चीज़ बनाते हैं, जितना आप अनेक शब्द के एक शब्द लिए पढ़ते हैं ना, और ज़्यादातर उसमें जब भगवान का नाम वाला जो शब्द होता है वो सब भी क्या है, वो सभी क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है ज़्यादातर। जैसे इसमें पढ़े हैं रावण, विष्णु, गणेश, ये शिव, ज़्यादातर, समझ गए ना, तो वही क्या है, बहुब्रीहि समास है। समझ गए ना, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि एक नए पद का बोध होता है। और इसको हम तरीका बताए हैं कि जब समास बोलिएगा तो उससे दूसरे चीज़ को मन में, आप नए शब्द का मन में आपको इमेज बन जाए। दशानन किसको कह रहा है, रावण को कह रहा है। पीताम्बर किसको कह रहा है, पीला वस्त्र किसका है, विष्णु जी का है। चक्रपाणी किसको कह रहे हैं, विष्णु जी को कह रहे हैं। चक्र है पानी में, यानी जिसके हाथ में चक्र है। चलिए अब तत्पुरुष समास है। ज़्यादातर बच्चा तत्पुरुष समास में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास बिल्कुल अब आसानी से देखिए ना, अंत तक देखिए ना, ऐसा समझ में आएगा जैसे आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। तब बिल्कुल अंत तक देखिए तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास में पहले इसका देख लेते हैं कि क्या है तत्पुरुष समास। जैसे जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, उससे प्रथम पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह को लोप हो, इसमें लोप होना चाहिए, लोप, लोक नहीं लोप, यानी विलुप्त, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान हो, जो प्रथम पद के जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह, कारक पढ़े होंगे, कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कारक से ही इस समास का निर्माण हो रहा है। तो कारक हम भी समझा देते हैं इसका थोड़ा बहुत। तो कारक चिन्ह हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पहले तो याद रखिए इसका प्रथम पद प्रधान होता है, इसका कौन पद प्रधान होता है, और प्रथम पद के जो कारक चिन्ह होता है, प्रथम पद के जो कारक चिन्ह होता है उसका लोप, यानी वो विलुप्त रहता है, वो दिखाई आपको नहीं देगा कारक चिन्ह, उससे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूँ, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इस भेद को अगर समझ गए ना तो तत्पुरुष समास समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तत्पुरुष समास का भेद होता है, पहला होता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए कर्म तत्पुरुष, कर्म को आपको विभक्ति याद होगा, कर्म को होता है, कर्म को क्या है, कर्म को, तो इसको विग्रह करने पर अगर को आ रहा है तो क्या है, वो तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष से, करण तत्पुरुष से, मतलब इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। संप्रदान क्या होता है, संप्रदान का होता है को के लिए, अपदान से अलग होने का बोध होता है। संबंध क्या होता है, संबंध काके के लिए होता है, अधिकरण में पर होता है। तो इसका आप देखिए, इसको देवालय, यानी देवालय, एग्जाम्पल देखिए ना, अभी इसको देखकर आप भागिएगा मत, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, एग्जाम्पल से घुसेगा दिमाग में, आपको ऐसे थोड़ी ना घुसेगा, आपको एग्जाम्पल से दिमाग में घुसेगा। तो याद ये रखना आपको कि तत्पुरुष के 6 भेद होता है। कर्म तत्पुरुष, यानी आप 2 चीज, जो कारक का भेद है ना 8, उसमें से 2 चीज छोड़ दीजिए, एक संबोधन और एगो कर्ता, ये दोनों छोड़कर जो है ये 6 भेद किसका है, तत्पुरुष समास का है। ठीक है ना, सबका विभक्ति चिन्ह बता दिए। अब देखिए देवालय, कभी कभी इसमें एक अंदर से पूछ देता है, तत्पुरुष समास तो है लेकिन पूछ देगा कि देखिए, पूछ देगा कि इसके अंदर अगर मान लीजिए किसी का विभक्ति चिन्ह में है तो कहेगा ये कौन समास है, तो उसमें अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे हम आपको बता देता हूँ, देवालय, देवालय, देव के लिए आलय, देव के लिए आलय। अब देखिए के लिए, ये सब आ रहा है ना विग्रह करने पर, कारक वाला आ रहा है ज़्यादातर, इसी में यही आता है के लिए, देव के लिए, यानी देव के लिए आलय, यानी आलय मतलब आवास। तो क्या हो गया, ये हो गया तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास से आपसे पूछ देगा कि देवालय कौन समास है, कमेंट कर दीजिए फटाफट। के लिए, तो के लिए किस कारक में है, यानी आपको पता हुआ संप्रदान को के लिए, यानी यह संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ, क्योंकि विग्रह करे है तो क्या आया, के लिए। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला को चिड़ी मार कहते हैं, तो ये कौन है, कर्म कारक है। ठीक है ना, स्नान घर, स्नान के लिए घर, ये स्नान के लिए घर, ये भी क्या है, संप्रदान कारक है। और ये क्या है, संबंध, राजा की कन्या, ये संबंध कारक हो गया, क्योंकि यहाँ संबंध कारक नहीं, संबंध, यहाँ कारक के जगह तत्पुरुष बोलेंगे, क्योंकि समास में अगर पूछेगा तो, लेकिन कारक जानते हैं तो तत्पुरुष भी हो जाएगा। तो राज्य कन्या, राज्य कन्या क्या हो गया, तत्पुरुष समास। कामचोर, काम से जो मतलब जी चुराने वाला, यानी इसमें संबंध बता रहा है करण से। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, ये अधिकरण कारक है। समझ गए ना, तो समझ गए ना, देवालय, चिड़ीमार, स्नान घर, राज्य कन्या, कामचोर, पुरुषोत्तम, ये सब क्या है, ये सब तत्पुरुष समास है। जिसको आप विग्रह करिएगा तो अगर आ रहा है इसमें, न बोले कि क्रम, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, संबंध, तत्पुरुष, अधिकरण, ये सब, तो समझ जाएंगे कौन समास है, तत्पुरुष समास है। उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। 6। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ,
इसको पढ़िएगा, इसका डेफिनेशन थोड़ा बहुत समझिएगा कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है यानी विलुप्त होता है। जैसे यहाँ पर है ना देवालय, यानी देव के लिए, यानी इसका एक कारक चिन्ह किसका है, प्रथम पद के ना, तो इसका विलुप्त होता है। तो वो कौन समास है, वह तत्पुरुष समास है। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, अगर 6 समास में कभी कभी एक दो समास अगर आपसे पूछेगा कभी कभी सवाल कि निम्नलिखित में कौन समास है, तो अगर कभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक तरीका अपनाइएगा, उसमें से जो आपको याद है उसको छांट लीजिएगा, समझे, जो बच जाएगा वो अगर आंसर है तो वो है, ठीक है, नहीं तो जो सबके छांट लेंगे। अगर 4 गो 5 गो याद है, एगो अगर नहीं याद है तो उसमें से 5 को छांट लेंगे, जो बच जाएगा हो जाएगा। तो इस तरह से छांटने भी आना चाहिए आपको एग्जाम में, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना, तत्पुरुष समास आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये कारक का खेल है, इसमें किसका खेल है, कारक का। तो अब कारक के जो 6 भेद है इसमें, इसका भेद होता है तत्पुरुष समास का कर्म कारक, याद रखिएगा। चीरी मार, चिड़िया को मारने वाला, देवालय, देव के लिए आलय, स्नान घर, ये सब क्या है, ये सब तत्पुरुष समास है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, कुछ समास कॉमन होता है, कुछ समास कॉमन होता है, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर यानी अंबर, पील अंबर, यहाँ देखिए पीताम्बर होता है, आपको पता है कि इसमें अंबर यानी वस्त्र, पीला यानी वस्त्र का विशेषता बता रहा है कौन, पीला। तो ये है, ये आपको क्रमधारय समास भी हो गया और बहुव्रीहि समास भी हो गया। नीलकंठ, नील है जिसका कंठ, समझे, और नीलकंठ यानी कंठ का विशेषता नीला बता रहा है, तो ये भी क्या हो गया, क्रमधारय भी हो गया, बहुव्रीहि भी समास हो गया। तो कभी कभी दो या कहीं कहीं कोई शब्द तत्पुरुष समास भी होता है, तो एग्जाम में आपको एक ही रहेगा, याद रखिएगा, समझ गए ना, ज़्यादा नहीं रहेगा। और हाँ, मान लीजिए पीताम्बर रहेगा, तो पीताम्बर है, पीला है वस्त्र जिसको हम क्या किसको कहते हैं, गणेश जी को। तो इस तरह के अगर क्रमधारय भी रहे और पीताम्बर भी रहे तो बहुव्रीहि में ही लगाइएगा, किस में लगाइएगा, बहुव्रीहि में लगाइएगा। लेकिन 2 ऑप्शन नहीं रहेगा, याद रखिएगा, एक ही रहेगा। लेकिन इन केस हो जाए तो उसमें से अगर जैसे पीताम्बर रहेगा तो पीला है वस्त्र जिसका, किसको कहते हैं, गणेश जी को, तो ये बहुव्रीहि में लगाइएगा। लेकिन ये पीताम्बर है जो क्रमधारय समास भी है, आपको पता होना चाहिए। पीताम्बर जिसमें आपको लास्ट में अंबर है और प्रथम पद पीत है, जो पीत का अर्थ होता है पीला, यानी अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र कैसा है, पीला, यानी प्रथम पद दूसरे पद को विशेषता बता रहा है। तो ये पीताम्बर क्या है, क्रमधारय समास भी है लेकिन बहुव्रीहि समास भी है। इस तरह से कुछ ही शब्द है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जब ऑप्शन मिलेगा ना तो बिल्कुल आप समझ जाइएगा, 100% 10% आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सभी यह क्लास को समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, और समाज आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, ये भी मुझे विश्वास है। अगर आप सही से देखते आए हैं, किसी तरह से कोई स्किप नहीं किए हैं, ध्यान इस पर ही था, तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि सर यह वीडियो हमको बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।